हेलो गाइस, साइंस सीकर्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अपने केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब इनको हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो अपने अंदर से एच प्लस आयन प्रोड्यूस करने लगते हैं। मतलब इसका क्या होता है कि जब हमने किसी भी एसिड को लिया और पानी में जब हमने उसको डिसॉल्व कर दिया तो वो एसिड टूट कर अपने आप में टूटेगा और एच प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद एच प्लस आयन प्रोड्यूस होने लगे उनको हम एसिड बोलते हैं। और गाइस, जो ये एच प्लस आयन एसिड से मिले हैं हमें, ये क्या करते हैं, वाटर के H2O वाले मॉलिक्यूल के साथ जाकर मिलकर एक हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है। एसिड के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं HCl, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, CH3COH, एसिटिक एसिड। जब हमने एसिड लिया HCl और इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या देख रहे हैं हम लोग। तो मैंने एसिड की क्या डेफिनेशन बताई, एसिड वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दें। तो ये Cl गया होगा, पानी में डिसॉल्व हुआ होगा तो H प्लस आयन प्रोड्यूस किया होगा। तो अब क्या होता है, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस किया इस एसिड ने, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल को पकड़ता है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने, हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद द मॉलिक्यूल ऑफ H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। हमको H प्लस अगर बोल दिया जाए हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन एक ही टर्म है। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोनियम मिल गया और क्लोरीन माइनस मिल गया। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पानी के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन मिल जा रहा है। ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखा जाए प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, एसिड क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो एसिड जो होता है इसको आप टेस्ट करोगे तो खट्टा लगता है, सॉर इन टेस्ट। दूसरा, ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एसिड है तो लिक्विड रहेगा। दिमाग में आ जाता है कि एसिड होगा तो लिक्विड होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो भी हो सकता है कि वो एसिडिक नेचर हो उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन मतलब कि वाटर भी रहे उस सोल्यूशन में। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, अपना जो मैंने बताया कि एसिड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देता है या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन जो है, इन आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ये लोग कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद हम बेस पे आ जाते हैं। तो बेस क्या होते हैं, जैसे मैंने एसिड को बताया H प्लस प्रोड्यूस कर देते हैं पानी में डिसॉल्व करने के बाद, ऐसे ये बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनको अगर पानी में आप डिसॉल्व करोगे तो OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर देते हैं सोल्यूशन में। बेसिस कैसे हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए देखो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सोडियम प्लस प्लस OH माइनस। ये देखो हमको हाइड्रोक्सिल आयन मिल जा रहा है। ऐसे हम पोटेशियम का ले रहे हैं हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो हमें देखो हाइड्रोक्सिल आयन मिल जा रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH माइनस आयन हमको मिल जाए या हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोलते हैं, ये मिल जाए तो ऐसे सब्सटेंसेस को बेस बोलते हैं। तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस क्या होता है, इसका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। जैसे एसिड H प्लस आयन दे रहे थे, हाइड्रोनियम आयन दे रहे थे, वैसे ही बेस जो होता है अपना पानी के साथ डिसॉल्व करने के बाद OH माइनस आयन दे रहा है और इन आयंस की वजह से भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी डिफिनीशन में, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जब हम एसिड या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन मैंने आपको बता दी। तो मान लो आपके साथ ऐसा सीन हो जाता है कि कहीं पर आप जाते हो और कोई आपको लाकर बहुत सारे सब्सटेंसेस दे देता है और उसमें से पूछता है कि बताओ एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो क्या तुम केवल डिफिनीशन की हेल्प से एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर लोगे? तो नहीं, केवल एसिड और बेस की डिफिनीशन से हम एसिड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा? तो गाइज, हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, अगर उनको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाया जाए तो कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, अगर उनको बेस के साथ लाया जाए तो कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो इंडिकेटर कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड के साथ लाने पर कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे और बेस के साथ लाने के बाद कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें स्मेल चेंज हो जाती है। इंडिकेटर्स को अगर डिवाइड किया जाए तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर में अपना लिटमस सोल्यूशन आता है और टर्मरिक पाउडर, और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक के हैं तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार इंडिकेटर की डिफिनीशन देख लीजिए। तो एक इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है विच चेंज इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस आयन एंड बेस OH माइनस आयन। मतलब कि एसिड में H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके कुछ अलग कलर चेंज कर लेगा,
बेस में कुछ अलग रहेगा। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर हैं जो कलर चेंज कर रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। ऐसा नहीं कि केवल कलर की ही बात करते हैं इंडिकेटर, स्मेल भी चेंज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है रेड पेन से, इफ़ चेंज इन स्मेल ऑब्जर्व, इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलेंगे। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने, ओनियन एक्सट्रैक्ट, गार्लिक एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस। कौन सा इंडिकेटर किस सब्सटेंस के साथ कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इसको क्लियरिफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें 2-3 एक्टिविटी दी हुई है। तो वो एक्टिविटी भी यहाँ पर मैं बताएं। और तुमको पता है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं तो चांसेस होते हैं एक्टिविटी से क्वेश्चन आने के। एक्टिविटी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एक्टिविटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ मैं बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो एक्टिविटी 2.1 है इसमें हमको बोला जाता है कि आपको बहुत सारे सोल्यूशन के सैंपल्स दे दिए जाते हैं और आपको इंडिकेटर्स दिए गए हुए हैं कौन कौन सा। लिटमस पेपर दिया गया हुआ है, मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। तो लिटमस पेपर तो अपना नेचुरल इंडिकेटर था, मैंने बताया पीछे, और फेनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज कौन से थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। तो वो ये बोल क्या रहा है कि उस एक्टिविटी में कि जो सब्सटेंसेज ये दिए गए हैं इसको अगर हम इन इंडिकेटर्स के साथ कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं, उनसे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखो ये वाला एक्टिविटी समझने के लिए भी है, याद करने के लिए भी है। तो एसिड अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बेस अलग प्रॉपर्टी शो करेगा इंडिकेटर्स के साथ। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो एसिड लिया हुआ है HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पर देखो बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस है और ये एसिड है। तो एसिड और बेस दो है और इंडिकेटर है अपने पास कौन से, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोप्थिलीन और मेथाइल ऑरेंज। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं। एक एसिड लिया हमने HCl, इसको रेड लिटमस के पास ले गए तो रेड लिटमस रेड ही रहा, उसमें कोई चेंज भी नहीं आया। अब इस एसिड को हम ले जाते हैं ब्लू लिटमस के पास, तो ब्लू लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन जो है क्या कर दे रहा है, उसका कलर चेंज कर दे रहा है रेड से। तो ये देखो ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर जब हम एसिड को रेड लिटमस से कांटेक्ट में ले जाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है रेड लिटमस में, लेकिन वहीं पर अगर ब्लू लिटमस से टच कराएं तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। अब उसी एसिडिक सोल्यूशन को हम ले जाते हैं किसके पास, फेनोप्थिलीन के पास। फेनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है, तो फेनोप्थिलीन के पास ले गए तो कलरलेस रहा वो, और जब मिथाइल ऑरेंज के पास गए तो रेड हो गया। अब बाकी एसिड्स में भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि ये एसिड्स हैं। अब H2SO4 ले लो या नाइट्रिक एसिड ले लो, सेम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, सेम इफेक्ट जो पहले वाले में शो किया। अब दूसरा है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब लिटमस पेपर के पास ले जाते हैं, रेड लिटमस पेपर के पास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड से ब्लू हो जाता है और एसिड वाले में कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हम इसको पास ले जाते हैं ब्लू लिटमस के पास इस सोल्यूशन को, तो ब्लू लिटमस भी अपना कलर कोई नहीं चेंज करता है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। फिनोप्थिलीन के पास ले गए तो उसका कलर पिंक हो गया, मिथाइल ऑरेंज के पास ले गए तो येलो हो गया। अब सेम चीज़ बाकी के बेसिस के साथ होगी, जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो सेम कलर शो करेगा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में शो कर रहा था। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली है, एक्टिविटी में आपके दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ कैसा कलर शो कर रही है। अपनी जो दूसरी एक्टिविटी है इसमें एसिड और बेस हम कैसे इंडिकेटर्स के साथ चेक करेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के साथ। पिछले वाले में हम कैसे इंडिकेटर्स के साथ चेक कर रहे थे जिसमें कलर चेंज हो रहा था, एसिड बेस इंडिकेटर्स के साथ। तो जो दूसरी एक्टिविटी है इसमें अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का रोल आ जाता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बोला कि जो अपनी स्मेल चेंज कर लें, ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो सबसे पहला जो अपना इंडिकेटर होता है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, दूसरा है वेनिला एसेंस, तीसरा है क्लोव ऑयल। आपकी टेक्स्ट बुक में ये 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। अब इनका क्या क्या रोल होता है एसिड के साथ और बेस के साथ, उसको आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। अगर ओनियन एक्सट्रैक्ट को हम एसिड के पास ले जाते हैं तो हमको उसमें से एक महक प्रेजेंट होती है, ठीक, हमको महक मिलती है, उसमें स्मेल आती है। वहीं पर अगर हम बेस के पास ले जाएं तो महक नहीं रहती है। बेस क्या करता है, महक शो नहीं करता, कोई भी स्मेल शो नहीं करता है। अब वेनिला एसेंस को ले जा रहे हैं हम एसिड के पास तो हमको फिर से स्मेल मिल रही है, कौन सी, स्वीट प्लेजेंट ऑर्डर मिल रहा है। जब हम इसको बेस के साथ ले जा रहे हैं तो हमको कोई भी स्मेल नहीं मिल रही है, ऑर्डर एब्सेंट है। जब क्लोव ऑयल के ले जा रहे हैं एसिड के साथ तो इसमें भी ऑर्डर प्रेजेंट है, और बेस के साथ ले जा रहे हैं तो ऑर्डर एब्सेंट है। अपने देखो इस 3 इंडिकेटर्स में एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमको जो स्मेल मिल रही है, जो ऑर्डर मिल रहा है, केवल एसिडिक नेचर में मिल रहा है, बेसिक नेचर में एब्सेंट आ रहा है। तो इसको ध्यान रखने की एक ट्रिक है कि हाँ एसिड में हमको महक आती है और बेस में हमको महक नहीं आएगी। तो अभी तक हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एसिड कैसे रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहला जो है अपना कि लिटमस के साथ जब हम लोग एसिड को ले जाते हैं तो लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, एसिड का, कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो वो क्या करता है, तो देखो जब हम एसिड को लेते हैं किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है।
या एसिड को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेम चीज़, साल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसका एग्जांपल देख लो, Na2CO3, ये कैसा है, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये देखो HCl है, मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो अपना NaCl बन गया, NaCl सॉल्ट है, H2O बन गया, H2O अपना वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऊपर की तरफ एरो बना मतलब गैस बन गया। दूसरा क्या है, Na2CO3, Na2CO3 क्या है, Na2CO3 ये भी एक मेटल का कार्बोनेट है। अब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, H2SO4 एक एसिड है, तो क्या बन जा रहा है, Na2SO4, ये एक सॉल्ट बन गया, उसके बाद H2O बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, मेटल के कार्बोनेट का या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ, तो हमको सॉल्ट दिख जाता है रिएक्शन में बनता हुआ, वाटर बनता हुआ दिख जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ दिख जाता है। इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो NaSCO3 ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ तो इसमें भी सॉल्ट, वाटर और गैस बन जा रहा है। ये ऊपर वाले कार्बोनेट्स थे, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एसिड जो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन शो करता है वो होता है कि जब हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाती है और उस मेटल के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एलिमेंट हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ये एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर होने चाहिए एक्टिविटी सीरीज में। अगर एक्टिविटी सीरीज में आपको डाउट है तो मैं पिछले वाले चैप्टर में केमिस्ट्री के मैंने पढ़ाया था एक्टिविटी सीरीज और मैंने वहाँ पर ट्रिक बताई थी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिंक जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मैग्नीशियम ये भी हाइड्रोजन के ऊपर आता है, ये मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो यहाँ पर देखो ZnCl2 बन जा रहा है, MgCl2 बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जा रही है। मेटल्स का जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हमको उनसे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स मिल जा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मिल जा रही है। जो अगले टाइप का रिएक्शन है एसिड का, कि हम एसिड को लेते हैं बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और इसमें क्या देखने को हमको मिलेगा कि जब एसिड और बेस जब मिल रहे हैं एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमको साल्ट की फॉर्मेशन होते हुए दिख जाती है और वाटर की फॉर्मेशन होते हुए दिख जाती है। एग्जाम्पल है अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक ये देखो बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस मिलकर क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए और वाटर बना लिए। कॉपर ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, अब ये CuSO4 प्लस वाटर बना ले रहे हैं। CuSO4 एक सॉल्ट है और ये देखो एसिड है, ये बेसिक नेचर है इस ऑक्साइड का। तो हमको देखने को मिल जा रहा है कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सॉल्ट देखने को मिल जा रहा है उस प्रोडक्ट में और वाटर देखने को मिल जा रहा है। और ऐसे रिएक्शन को गाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एसिड का कुछ इफेक्ट होता है, बेस का कुछ अलग इफेक्ट होता है, लेकिन एसिड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर ले रहे हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है बहुत ज़्यादा, इस रिएक्शन में हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। जब एसिड और बेस को हम जब लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो गाइज एनर्जी हमको देखने को मिलती है उस रिएक्शन में रिलीज होती हुई। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है अपना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, बोथ, नन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लगा लो। जो अपना पांचवें टाइप का रिएक्शन शो करता है एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखने वाला रिएक्शन है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हम एसिड को रिएक्ट करा देंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एसिड क्या करतूत शो करेगी मेटल ऑक्साइड के साथ। तो हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड पकड़ा और एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो गाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर, ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, ये मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर एक मेटल है, ऑक्साइड है इसका। तो कॉपर ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, एसिड के साथ। तो हमको क्या देखने को मिल जा रहा है, CuCl2 जो कि एक सॉल्ट होता है। देखो सॉल्ट क्या होता है आगे आएगा, अभी मैं एसिड पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं बेस बताऊंगा, फिर सॉल्ट बताऊंगा, आपको pH बताऊंगा। ये चैप्टर इतना ही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो मिस मत करना। देखो ये सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आप में नहीं दी हुई है, केवल ये स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, तो रिएक्शन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। मैंने एसिड्स क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन बता दी। अब देखो एसिड्स में अपने जो लास्ट में बचता है ये टॉपिक कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। तो मैंने एसिड की डिफिनीशन बताते वक्त आपको बताया था कि एसिड्स वो होते हैं जब हम किसी वाटर सोल्यूशन में इनको डालते हैं, वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें या H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में अपनी। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जब किसी सोल्यूशन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें। तो ऐसे एसिड जो किसी सोल्यूशन में जाने के बाद लार्ज एक्सटेंट तक टूटते हैं या बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं, ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और इसके एग्जांपल हो सकता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HBr।
वीक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन में जाने के बाद बहुत कम आयनाइज होते हैं। आयनाइजेशन टू इज ओनली स्मॉल एक्सटेंट, देखो लिखा है एसिड्स विच अंडरगोज आयनाइजेशन टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट, ऐसे एसिड्स को वीक एसिड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है CH3COH, SCOH, HF, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन है या आयनाइजेशन है लार्ज एक्सटेंट तक होगा, तो ये ज़्यादा HIN प्रोड्यूस करेंगे। देखो ये क्या है, दे प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और ये जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन केवल इन्हीं H+ आयन्स की वजह से हो रहा है, तो जब इनका H+ आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। वहीं पर वीक एसिड्स जो होंगे ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों पुअर ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहे हैं? क्योंकि ये लेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेस H+ आयन कंसंट्रेशन क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि ये एसिड्स बहुत कम एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं। ये देखो, अब मैंने 2-3 MCQ कराए हैं। इस वाले वीडियो में मैंने 3 ही MCQ डाला है क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, मैं बिजी हो गया था। तो अगले वाले लेक्चर में मैं अच्छे MCQ कराऊंगा, थोड़ा ज़्यादा करवाऊंगा। ठीक है गाइज। पहला है जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, या आइदर A और B। तो इसमें कौन सा सही होगा? जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे रिलीज, कौन सी गैस रिलीज करती है? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? मैंने पीछे रिएक्शन बताई थी अभी आपको, एसिड्स कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं उसमें मैंने बताया था। तो उसमें ये वाली रिएक्शन मैंने बताई थी, जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। कहीं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाया, थोड़ा सा बिजी था। आगे के वीडियोज़ में भरपूर क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।